स्टार्ट। चलो, कैसे बेटा? अभिषेक, प्रिंस, छवि, वीवो 1901। ठीक हो बेटा? आवाज आ रही है ना? यस और नो? गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा। गुड इवनिंग। प्रिंस, छवि, वीवो, आवाज आ रही है बेटा? कोई रिप्लाई नहीं? आवाज आ रही है क्या? आवाज आ रही है? कोई रिप्लाई नहीं बेटा? अरे नहीं आ रही क्या आवाज? ठीक है। एक तो वीवो 1901 बेटा। रेहान, आपको कहा था ना स्टूडेंट नेम में अपना नाम लिखना है। साफ साफ ऑप्शन आता है जब आप मीटिंग ज्वाइन करते हो तो कैंडिडेट नेम, उसमें आपका नाम लिखना है बेटा। ओके, ठीक है। दूसरी बात, एक तो आप वैसे चैप्टर के बीच में आए हो, बीच में आपने क्लासेस स्टार्ट की है, उसके बाद भी आप इरेगुलर चलोगे तो कैसे चलेगा? 2-3 दिन पहले क्लास अटेंड की थी, बीच में क्लास के बीच में गायब हो गए थे, फिर 2 दिन वैसे गायब हो गए। जो बच्चा जो चैप्टर के मिड में ज्वाइन करता है उसको तो कम से कम मस्ट है बेटा रेगुलर क्लास अटेंड करना, क्योंकि एक तो उसे पहले नहीं पता कि पीछे क्या चल रहा था, बीच में और क्लास मिस करेगा तो दोबारा ध्यान रखना, दोबारा मत करना। ठीक है? अगर आप सीख कर रहते हो तो कोचिंग आ जाना, वैसे समझा देंगे, एक्सप्लेन कर देंगे क्या क्या हमने पढ़ा है। बाय द वे, घर रहते हो, सीख कर नहीं हो, किसी और जगह हो, तो जो अपनी कोचिंग का चैनल है इनफाइनाइट एकेडमी सीखकर नाम से यूट्यूब चैनल है, उस पर एटॉमिक स्ट्रक्चर के जो लेक्चर्स अपलोड है वो यहाँ तक बच्चों जरूर देखना है एक बार। ओके, सारी चीज एक्सप्लेन हो जाएगी, एक एक चीज हमने समझी है, कैसे करना है, क्या करना। क्लियर है? ये जरूर ध्यान रखना, पीछे का पढ़ोगे तो आगे का पता चलेगा क्या चल रहा था। तुम्हें यही नहीं पता, अगर बाय द वे अगर पीछे का जैसे हम क्या पढ़ रहे थे, हमने क्या क्या पढ़ाया, तो आगे कनेक्टिविटी बनेगी ही नहीं। तो इस बात का खासकर ध्यान रखना है। वीवो, बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? तो कोचिंग के चैनल पर क्लास के अलावा जो टाइम बचता है, कोचिंग के चैनल पर एटॉमिक के जो पीछे के लेक्चर्स है जरूर देखना है। ओके, ठीक है, समझ में आएगा क्या हम पढ़ रहे थे, क्या हमें पढ़ना है। ओके, चलो अब बात करते हैं बेटा। अपना जो लास्ट लेक्चर हुआ था उसमें जैसे बोर मॉडल जैसे एप्लीकेशंस पूरी करने के बाद अपन ने नोट लगा के कुछ पॉइंट्स अपने लिखे थे। ठीक है? प्रिंस, कहाँ है तू? आज आवाज नहीं आ रही बेटा? तू इतनी देर शांत कैसे रह सकता है? कोई मैसेज नहीं है तेरा कोई? प्रिंस, क्या हाल है बेटा? अरे प्रिंस, कौन सी दुनिया में आज? चलो, तो लास्ट लेक्चर में अपन ने क्या किया था, बोर मॉडल की एप्लीकेशंस ठीक है कंप्लीट करके अपन ने क्या किया था बच्चों, नोट लगाए, कुछ पॉइंट्स अपन ने लिखे थे। ओके, उन पॉइंट्स में काफी सारी चीजें मैंने आपको बताई थी बच्चों, कैसे करना, क्या करना। यानी एन की वैल्यू, एन मतलब सेल या ऑर्बिट इंक्रीज होने के साथ, जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेल, ऐसे करते करते टोटल एनर्जी क्या होगी? इंक्रीज होगी। पोटेंशियल क्या होगी? इंक्रीज होगी। काइनेटिक क्या होगी? डिक्रीज होगी। बेटा समझ में आ गया? ठीक है, क्या करना है, काइनेटिक मतलब क्या होगा? डिक्रीज होगा। काइनेटिक के फॉर कम, आ गया समझ में? ऐसे याद रखना, काइनेटिक क्या होती जाएगी? कम होती जाएगी बच्चों। बाकी की 2 बच की वो क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। दिमाग में कैसे भी सेट रखो, कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग या डायरेक्टली, हमें तो टिक लगाना है एग्जाम में, तो एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। क्लियर है? पूरा कॉन्सेप्ट करके कर सकते हो, अच्छी बात है, अदरवाइज कैसे भी शॉर्ट ट्रिक से भी आप कर सकते हो, आपकी चॉइस है। क्लियर है? लेकिन आंसर सही होना चाहिए। फिर बच्चों अपन ने क्या कहा था, टोटल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इनका एन के साथ रिलेशन क्या होता है, या एन या आर, यानी सेल या ऑर्बिट या फिर उसकी रेडियस इंक्रीज होने के साथ टोटल पोटेंशियल इंक्रीज होगा और काइनेटिक वाली डिक्रीज होगी बेटा। ठीक है? के फॉर कम, काइनेटिक वाली क्या होगी? कम होती जाएगी। क्लियर है? ठीक है बेटा। फिर अपन ने क्या कहा था, अलग अलग कंडीशंस के अकॉर्डिंग जैसे अपन ने लिखा था, जैसे इलेक्ट्रॉन का टाइम पीरियड क्या होता है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, उनका एन और जेड से क्या रिलेशन आएगा, आपको डायरेक्टली ऑप्शन देके पूछेगा। क्लियर है? फिर मैंने 3 बच्चों, देखो मैंने 3 वर्ड लिखाए थे, क्या? एक तो मैंने बोला था मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट। क्या बोला था? मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट। उसका मतलब क्या है? फर्स्ट सेल की बात कर रहा है, क्योंकि सबसे कम एनर्जी किसकी होगी? फर्स्ट सेल की होगी। ग्राउंड स्टेट बोलते ना, ग्राउंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर मतलब क्या? सबसे नीचे वाला, सबसे कम वाला फ्लोर। आ गया समझ में? उसके बाद क्या स्टार्ट होता? फर्स्ट फ्लोर, सेकंड फ्लोर, थर्ड फ्लोर, होता नहीं होता? ग्राउंड फ्लोर सबसे नीचे वाला, सबसे कम वाला। समझ में आ गया? तो ग्राउंड स्टेट या मिनिमम एनर्जी लेवल मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहा है। एक्साइटेड स्टेट नाम आ जाए, इसका मतलब क्या होगा बच्चों? अदर देन फर्स्ट सेल और ऑर्बिट, फर्स्ट सेकंड के, फर्स्ट के अलावा बाकी कोई सा भी हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, फोर्थ हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है, कोई सा भी सेल हो सकता है। क्लियर है? एक बच्चों वर्ड क्या आएगा? कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब क्या है? कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन का मिनिमम क्या है बच्चों? कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन को किसी सेल या ऑर्बिट से रिमूव करके कहां भेज देना? इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देना। समझ में आ गया? कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन के लिए अपन ने क्या कहा था बेटा?
द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी सेल और ऑर्बिट एंड ट्रांसफर टू इट इन ए इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन को किसी सेल या ऑर्बिट से रिमूव करना और उसे कहां ट्रांसफर कर देना, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देना। इसका मतलब क्या है, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्लियर है बच्चों? तो कहीं भी वर्ड आ जाए बच्चों ध्यान रखना, अभी मैं 3 डेफिनेशन लिखाऊंगा बेटा, उनके 3 फॉर्मूले बनेंगे, क्वेश्चंस में भी वो काम आएंगे। जहां भी कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन की बात आ जाए समझ जाना, उसको जिस भी सेल में वो प्रेजेंट है, फर्स्ट हो सकता है, सेकंड हो सकता है, थर्ड हो सकता है, उस सेल से हटाकर इलेक्ट्रॉन को कहां भेजना है, लास्ट यानी इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? ओके चलो बच्चों देखते हैं बेटा कैसे करना, क्या करना। तो कल जो नोट लगा के हम लिख रहे थे कितने पॉइंट्स हो गए थे बेटा, कितने पॉइंट्स हो गए थे, 9 हो गए थे क्या? चलो बेटा नेक्स्ट लिखो नंबर 10, लिखो आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल, शॉर्ट में इसे लिखते हैं बेटा आईई और आईपी। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल लिख लिया बेटा। देखो इसकी शॉर्ट फॉर्म होती है आईई और आईपी। जैसे इनऑर्गेनिक में आप आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ोगे बेटा, वहां पे थोड़ा सा डिफरेंट है, यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है। ओके देखो आयनाइजेशन एनर्जी इनऑर्गेनिक में आप पढ़ोगे तो वो तो क्या कहता है, लास्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना। मैंने क्या कहा, लास्ट सेल या ऑर्बिट से क्या करना, इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देना, उसको क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी। यहाँ पर क्या बोलते हैं तो समझना इस चीज को, द रिमूविंग ऑफ इलेक्ट्रॉन है, या फिर क्या कहेंगे, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिनिमम सेल और ऑर्बिट कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी और आयनाइजेशन पोटेंशियल। मैंने क्या बोला बेटा, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। वर्डिंग का मीनिंग समझना बेटा, इसका मतलब ये बताओ, कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को क्या करना है, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है। क्लियर है? तो क्या बोला, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिनिमम सेल और ऑर्बिट और ग्राउंड स्टेट। यस और नो? इसका मतलब कहां से रिमूव करना है बच्चों, फर्स्ट सेल से। मैंने क्या बोला, मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट। इसका मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल, ग्राउंड स्टेट मतलब किसकी बात कर रहा है बेटा, फर्स्ट सेल या ऑर्बिट की बात कर रहा है। यस और नो? बस सिंपल सा मीनिंग क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट सेल या ऑर्बिट से हटाकर उसे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेज देना, इसको, इस एनर्जी को क्या बोलते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया? क्लियर है? इसका मतलब इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में भेजना, इसका मतलब क्या है, फर्स्ट सेल या ऑर्बिट में उसकी एनर्जी जितनी भी है, फाइनली हमें क्या करना है बच्चों, उसकी एनर्जी को जीरो कर देना है, क्योंकि उसकी एनर्जी अगर जीरो हो जाएगी मतलब वो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला जाएगा। यस और नो? क्लियर है बेटा? ओके ठीक है बच्चों। देखो कैसे समझना है इस चीज को बच्चों, देखो एक एग्जांपल से इस बात को समझना। अपन क्या कर रहे हैं, मान लो ये आपका न्यूक्लियस है और ये अलग अलग सेल या ऑर्बिट है। ओके ठीक है बेटा, ये अलग अलग सेल ऑर्बिट है, ये मान लो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये इनफाइनाइट है। ठीक है बेटा, ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, थर्ड सेल है, ये इनफाइनाइट सेल है। क्लियर है? ठीक है। अब मान लो फर्स्ट की एनर्जी जो भी है, जैसे अपन हाइड्रोजन का एग्जांपल है तो हमें पता है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, सेकंड की होती है -3.4, थर्ड की होती है -1.51, इनफाइनाइट की कितनी होती है, 0। यस और नो? तो ये बताओ मिनिमम सेल, मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट की बात कर रहा है। इसका मतलब ये बताओ बच्चों, इलेक्ट्रॉन कहां पर है, अरे फर्स्ट सेल में है या नहीं है बच्चों। इसके कंप्लीटली सेपरेशन की बात कर रहा है, इसका मतलब कंप्लीटली सेपरेशन की बात करिए, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को मुझे कहां ट्रांसफर करना है, अरे इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में ट्रांसफर करना है, नहीं करना, करना है बच्चों। इलेक्ट्रॉन को अगर मैं यहां से लेकर यहां ट्रांसफर कर दूं, मैंने क्या कहा, यानी फर्स्ट सेल से कहां ट्रांसफर कर दूं बेटा, इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में। तो ये बताओ बच्चों, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी गैप होगा, यहां से लेकर यहां तक का जो एनर्जी गैप होगा, इसको अपन क्या बोल सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते। यस और नो? अपन ने यही तो बोला है, क्या, मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट करना। मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट मतलब कहां से सेपरेट करना है, फर्स्ट सेल से कंप्लीटली सेपरेट कर देना। इसका मतलब फाइनली उसे कहां भेज देना,
इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट यानी लास्ट वाली सेल और ऑर्बिट में ट्रांसफर कर देना। क्लियर है? इसका मतलब मैं क्या करूंगा, इसका मतलब उसे यहां से यहां ट्रांसफर करने के लिए जितनी एक्स्ट्रा एनर्जी चाहिए वही उसकी क्या होगी, आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर है? इसका मतलब ये बीच का एनर्जी गैप क्या होगा, मैं कैसे कैलकुलेट कर सकता हूं, लास्ट वाली सेल की एनर्जी माइनस इस सेल की एनर्जी। अरे यहां से यहां तक जो बीच का एनर्जी गैप कैसे कैलकुलेट करूंगा, ये एनर्जी माइनस ये एनर्जी, यस और नो। अरे लास्ट वाली सेल की एनर्जी और क्या करूंगा, फर्स्ट वाली सेल की एनर्जी, इन दोनों का मैं क्या कर दूंगा बेटा, डिफरेंस कर दूंगा, माइनस कर दूंगा। तो ये बताओ बीच का एनर्जी गैप आएगा या नहीं आएगा, आएगा बेटा। तो मैं क्या कर सकता हूं, आयनाइजेशन एनर्जी इसको क्या लिखूंगा, ई इनफाइनाइट माइनस E1, यस और नो। अरे सीधी सी बात है, आपसे जैसे बोले बेटा, सिंपल सी बात है कि मान लो किसी के पास क्या है, किसी के पास है 100 रुपीज, क्लियर, इसके पास 500 रुपीज होने के लिए क्या करना पड़ेगा सर, 400 रुपीज और देने पड़ेंगे, यस और नो। मैंने क्या कहा, किसी का अकाउंट बैलेंस मान लो 100 रुपीज है, उसके अकाउंट बैलेंस को 500 तक पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा कि सर फिलहाल 100 था, उसे 500 तक पहुंचाना है। इसका मतलब क्या करेंगे, दोनों का डिफरेंस कर दो बेटा, 500 माइनस 100 इज इक्वल टू कितना, 400, यस और नो। इसका मतलब 100 रुपीज में 400 रुपीज और ऐड कर दे तो यहां तक पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, पहुंचेगा बेटा। यही तो अपन ने कहा है, क्या आयनाइजेशन एनर्जी क्या बोलती है कि इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट यानी फर्स्ट ऑर्बिट से इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट में ट्रांसफर करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होगी, इसका मतलब ये बताओ बीच का जो एनर्जी गैप होगा, ये जो गैप है इसके बराबर एनर्जी दे दूंगा, इसी को तो क्या बोलेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी। क्यों, इस गैप के बराबर एनर्जी अगर मैं दे दूंगा तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, फर्स्ट सेल से इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट में ट्रांसफर हो जाएगा। क्लियर है? और यही तो मेरे लिए क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा। समझ में आ गया? क्लियर है? और ये बीच का गैप मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा, लास्ट वाले की एनर्जी जो है माइनस क्या कर दूंगा, फर्स्ट वाले की एनर्जी, इन दोनों का गैप कर दूंगा तो बीच का एनर्जी डिफरेंस आएगा नहीं आएगा, आएगा बेटा। क्लियर है? इसका मतलब क्या करूंगा, और हमें पता है इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है बेटा, अरे कितनी होती है, 0 होती नहीं होती। मैंने क्या कहा था, एन की वैल्यू इनफाइनाइट होती है, एनर्जी कितनी आ जाएगी, 0 आ जाएगी। ये 0 होती है तो 0 माइनस E1, तो फाइनली मैं क्या लिखूंगा, आयनाइजेशन एनर्जी इसको क्या हो गया, माइनस E1, काम खत्म, यस और नो। मैंने क्या कहा बेटा, समझना इस चीज को। इसका मतलब है किसी भी एटम के लिए आपको क्या करना है बच्चों, किसी भी एटम की आपको आयनाइजेशन एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है, फर्स्ट सेल की एनर्जी कैलकुलेट करके उसका साइन अपोजिट कर देना, वो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी हो जाएगी। ओके, बच्चा कहेगा सर कैसे, तो समझ सकते हो इस चीज को बेटा। 4 हाइड्रोजन एटम, एग्जांपल 4 हाइड्रोजन एटम, हाइड्रोजन एटम के लिए बात करें बेटा तो क्या कह सकते हैं, आयनाइजेशन एनर्जी माइनस E1, यानी फर्स्ट सेल की जो एनर्जी है उसका वापस माइनस कर दो, अपोजिट कर दो। ओके, कैसे, हाइड्रोजन के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी कितनी होती है बेटा, माइनस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो। अरे होती नहीं होती, तो मैं क्या लिखूंगा, हाइड्रोजन के लिए आयनाइजेशन एनर्जी माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, यस और नो, यस और नो। बच्चा डेफिनेशन रट के रखता है कि आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, फर्स्ट सेल से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। तो बच्चा देखता फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस 13.6 होती है, तो आपसे बोले हाइड्रोजन एटम की आयनाइजेशन एनर्जी कितनी होती है, तो वो कितनी होती है, प्लस 13.6 होती है, ना कि माइनस 13.6। क्लियर है? कैसे, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के लिए हमें पता है बच्चों क्या होता है, फर्स्ट सेल की एनर्जी माइनस 13.6 है, उसे मैं और कितनी एनर्जी दूं, अगर प्लस 13.6 एनर्जी दूं तो माइनस 13.6 प्लस 13.6 टोटल कितना हो गया, 0, यस और नो। और टोटल 0 होते ही इसका मतलब इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट के इक्वल एनर्जी होती है, हमें पता है इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में जाएगा नहीं जाएगा, जाएगा। और इनफाइनाइट सेल या ऑर्बिट में चला गया, इसके लिए जितनी एनर्जी रिक्वायर्ड थी वही तो इसकी क्या थी, आयनाइजेशन एनर्जी थी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है, यस और नो। तो क्या करना है, ये तो अपने हाइड्रोजन का जैसे फेमस एग्जांपल है, आपको अदर किसी भी एलिमेंट का बोले उसके आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी, तो दिमाग में क्या होना चाहिए, ये फॉर्मूला होना चाहिए, फर्स्ट सेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लो एनर्जी वाले फॉर्मूले से, उसका साइन अपोजिट कर दो, क्या आ जाएगा, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। क्लियर है? डायरेक्टली फॉर्मूला रटते तो कंफ्यूज होते सर ये कैसे हुआ, लेकिन मैंने इजी वे में समझाया है, डायग्राम बना के, एग्जाम्पल भी देके, डाटा लिखा के कि कैसे करना है, कैसे करना है। समझ में आ गया, यस और नो। क्लियर है बेटा, को डाउट, यस और नो। अभिषेक, प्रिंस, छवि, रेहान, को डाउट बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होता है, इसका फॉर्मूला कैसे है, मतलब क्या होता है, समझ में आ गया, को डाउट बेटा, चलो लिखो, बिल्कुल लिखो, रेहान, नो रिप्लाई, लिखो बेटा, द एनर्जी
the energy which is required, the energy which is required, the energy which is required for completely separation of electron, the energy which is required for completely separation of electron, the energy which is required, the energy which is required for completely separation of electron, the energy which is required for completely separation of electron, from minimum energy level or ground state, the energy which is required for completely separation of electron from minimum energy level or ground state, the energy which is required for completely separation of electron from minimum energy level or ground state, called as ionization energy, शॉर्ट में लिख लेना IE। ठीक है, बात समझ में आ गई बेटा? यस और नो? ये डायग्राम बना लो समझने के लिए, और ये फॉर्मूला वगैरह सब कुछ ऐसा ऐसा लिख लो। लिखो नोट, ठीक है। नेक्स्ट लिखो बेटा, लिखो एक्साइटेशन, एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। चलिए, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल। चलिए, चलो बच्चों, एक्साइटेशन एनर्जी और एक्साइटेशन पोटेंशियल क्या होता है बेटा? देखो समझना इस चीज को। एक्साइटेशन, इन वर्डिंग का मीनिंग ही समझना बच्चों। देखो वर्डिंग का मतलब क्या होता है? एक्साइटेशन एनर्जी, एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। यस और नो? कहां से एक्साइट करना है? फर्स्ट सेल से। क्लियर है? तो क्या कहेंगे? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर एक्साइटेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिनिमम सेल और ऑर्बिट या मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट, फ्रॉम मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट टू अदर एनर्जी लेवल। क्लियर है? क्या कहा मैंने? यानी इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल से किसी अदर एनर्जी लेवल में एक्साइट करने के लिए जो रिक्वायर्ड एनर्जी होती है उसको क्या बोलते हैं? एक्साइटेशन एनर्जी बोला जाता है। समझ में आ गया? यानी अब बच्चा कहेगा सर मिनिमम एनर्जी लेवल से हमें एक्साइट करना है। एक्साइट करने का मतलब ही क्या होता है?
एनर्जी इंक्रीज कर देना। अरे एनर्जी इंक्रीज कर देगा तो हमें पता हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होगा या नहीं होगा, होगा। हमें स्टार्ट कहां से करना है, बच्चा कहेगा सर आपने बोला है फ्रॉम मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट, इसका मतलब मिनिमम एनर्जी लेवल और ग्राउंड स्टेट आपने बोला है सर, इसका मतलब हमें कहां से एक्साइट करना है, फर्स्ट सेल से टू अदर एनर्जी लेवल। अदर एनर्जी लेवल सर कौन से एनर्जी लेवल तक लेके जाना है, यानी कौन सी सेल तक लेके जाना है, डिपेंड करेगा कौन सी एक्साइटेड स्टेट की आपको स्टडी करनी है। फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी की बात करा है, सेकंड की बात करा है, थर्ड की बात करा है। मैंने क्या कहा था, फर्स्ट टाइम एक्साइट होता है तो फर्स्ट से सेकंड में चला जाता है, सेकंड टाइम एक्साइट होता है सेकंड से थर्ड में चला जाता है। तो ऐसे करके सेकंड थर्ड फोर्थ अलग हायर ऑर्बिट में ट्रांसफर होता नहीं होता, होता है बच्चों। तो अदर एनर्जी लेवल बोला है वो कोई सा भी हो सकता है, सेकंड थर्ड फोर्थ कोई सा भी सेल या ऑर्बिट हो सकता है। समझ में आ गया, क्लियर है बेटा। लिखो बच्चों इसकी डेफिनेशन लिखो, द एनर्जी which is required the energy which is required for excitation of electron, the energy which is required for excitation of electron, the energy which is required for excitation of electron, the energy which is required for excitation of electron from minimum energy level, the energy which is required for excitation of electron from minimum energy level to other energy level, the energy which is required for excitation of electron from minimum energy level to other energy level, from minimum energy level to other energy level, the energy which is required for excitation of electron from minimum energy level to other energy level, लिख लिए, is called excitation energy. The energy which is required for excitation of electron from minimum energy level to other energy level is called excitation energy. क्लियर है बच्चों। देखो समझना इस चीज को कैसे करना है, क्या करना है बेटा। देखो फॉर एग्जांपल समझने के लिए, जैसे मान लो ये आपका न्यूक्लियस है, इसके बच्चों हमें पता चारों और इसके तरफ क्या है, अलग अलग सेल या ऑर्बिट है, जैसे फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, ये मान लो इनफाइनाइट वाली सेल और ऑर्बिट है। क्लियर है, ठीक है बच्चों। देखो अब अपन क्या कहेंगे, अगर मिनिमम एनर्जी लेवल, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन कहां पर होना चाहिए, फर्स्ट सेल या ऑर्बिट से। क्लियर है, ठीक है बेटा। अब ये बताओ, अगर मान लो फॉर एग्जांपल आपसे ये बोला जाए, फॉर एग्जांपल सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मुझे बतानी है, मैंने क्या कहा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, इसका मतलब योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। स्क्रीन वगैरह सही आ रही ना बेटा। अपने क्या कहा बेटा, देखो फॉर एग्जांपल अगर हमें ये बोला जाए कि सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बताइए। क्लियर है, मैंने क्या बोला है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, इसका मतलब एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब ही क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को मिनिमम एनर्जी लेवल से किसी अदर एनर्जी लेवल में ट्रांसफर करने के लिए, एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इसकी क्या होगी, एक्साइटेशन एनर्जी होगी। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहा है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को 2 बार एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए। मैंने क्या कहा, इलेक्ट्रॉन को, अरे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात कर रहा है बेटा, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को कितनी बार एक्साइट करना है, 2 बार एक्साइट करना है। ओके, इसका मतलब क्या करना है बच्चों, देखो फर्स्ट टाइम अगर एक्साइट होगा तो हमें पता है फर्स्ट सेल से कहां जाएगा, सेकंड सेल में जाएगा, यस और नो। और अगर सेकंड टाइम एक्साइट होगा बेटा तो सेकंड से कहां जाएगा, थर्ड सेल में जाएगा, यस और नो। अरे यस और नो जाएगा नहीं जाएगा, इसका मतलब अगर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोले तो फाइनली मुझे करना क्या है, इलेक्ट्रॉन को फर्स्ट से थर्ड सेल में भेजना है, यस और नो। समझ में आ गया, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की जो एनर्जी होगी, ये बताओ बेटा, ये इसकी एक्साइटेशन एनर्जी बोलूंगा या नहीं बोलूंगा, समझ में आ गया, क्लियर है। और ये कौन सी एक्साइटेशन एनर्जी है, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी इसकी, समझ में आ गया। तो फाइनली मैंने किया बेटा, देखो अब थोड़ा सा अगर मैं दिमाग लगाऊं तो क्या कहूंगा, देखो अगर मुझे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी बोली थी तो मुझे इलेक्ट्रॉन को फाइनली क्या करना है, फर्स्ट से थर्ड में भेजना है। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी मतलब इलेक्ट्रॉन को 2 बार एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, क्या बोला, इलेक्ट्रॉन को 2 बार एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी। अगर इलेक्ट्रॉन 2 बार एक्साइट होगा तो फाइनली कहां चला जाएगा, थर्ड सेल में चला जाएगा। इसका मतलब मुझे फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में भेजना है। फर्स्ट सेल से थर्ड सेल में भेजने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा,
फर्स्ट और थर्ड सेल का बीच का जो एनर्जी गैप है उसके बराबर एनर्जी दे दूंगा, तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन फर्स्ट से थर्ड में जाएगा या नहीं जाएगा? जाएगा बच्चों, समझ में आ गया? क्लियर है? ओके, इसका मतलब अपन क्या करेंगे, फाइनली मैं क्या करूंगा, थर्ड और फर्स्ट का जो एनर्जी डिफरेंस होगा वही मेरे लिए क्या होगा, सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी होगी। यस और नो? क्लियर है? ये तो हो गया सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी। अब हमें हमेशा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी ही पूछे, कोई जरूरी है क्या? नहीं। फर्स्ट पूछ सकता, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी, सेकंड क्या होगी, थर्ड क्या होगी, कोई सी भी पूछ सकता है। ओके, तो मैं मान लो ये बोल रहा हूं बच्चों nवें नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये तो देखो जैसे सेकंड का एग्जांपल लेके हमने बता दिया, सेकंड की जगह किसी भी सेल का हमें पूछ सकता है, यस और नो। लेकिन थोड़ा सा दिमाग अगर लगाए तो अपन क्या कर सकते हैं, अगर सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी थी तो मैंने क्या किया, थर्ड और फर्स्ट का डिफरेंस कर दिया, यस और नो। इसका मतलब जो एक्साइटेशन एनर्जी है उससे एक ज्यादा वाली सेल की एनर्जी, उसका क्या करना, फर्स्ट से डिफरेंस कर देना है, यस और नो। क्लियर है? तो क्या कहेंगे, एनवी एक्साइटेशन एनर्जी। एनवी एक्साइटेशन एनर्जी का मतलब है फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, कुछ भी बोले, अगर एनवी एक्साइटेशन एनर्जी है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को एन टाइम एक्साइट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी कितनी होगी बेटा? क्लियर है? एन टाइम एक्साइट करने के लिए तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां चला जाएगा, n+1 में, यस और नो। अरे nवे टाइम एक्साइट होगा तो एक ऊपर वाली सेल में जाएगा नहीं जाएगा, जैसे सेकंड टाइम एक्साइट हुआ तो थर्ड में चला गया फाइनली, यस और नो। तो nवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है बेटा, En+1 माइनस क्या कर देना है, फर्स्ट से उसका डिफरेंस कर देना है। समझ में आ गया? यस और नो? कोई डाउट बेटा? यस और नो? तो मैंने क्या कहा, nवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है बच्चों, जो आपको n की वैल्यू दे रखी है, फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो भी दे रखी है, एक उससे ज्यादा वाले सेल की एनर्जी माइनस क्या कर देना, फर्स्ट की एनर्जी, वो हमारे लिए क्या आ जाएगी, जो आपको बोली है उसकी एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी। जैसे बोले फर्स्ट एक्साइटेशन एनर्जी तो आपको क्या करना है, E सेकंड माइनस E1, यस और नो। सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू E3 माइनस E1, थर्ड एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू E4 माइनस E1। समझ में आ गया? इसका रीजन क्या है, बात समझ में आ गई? जिस नंबर के एक्साइटेशन एनर्जी की बात करें इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को उतने टाइम एक्साइट करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, अगर उतने टाइम एक्साइट करने की बात करा इसका मतलब उतने टाइम एक्साइट होगा तो एक ऊपर वाली सेल में चला जाएगा। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? उसी के अकॉर्डिंग अपन को एक्साइटेशन एनर्जी कैलकुलेट करनी है। क्लियर है बेटा? ओके, नोट करो। चलो, क्रिस्टल क्लियर, वेरी गुड। डेफिनेशन लिख ली ना? चलो डायग्राम बना लो और फॉर्मूला लिख के एग्जाम्पल लिख लो। तो ये डायग्राम है बेटा, नीचे एग्जाम्पल आपको बस इसलिए करवा रहा हूं ताकि आपको रटना नहीं पड़े। ओके, आगे क्वेश्चंस में तो हमें डायरेक्टली फॉर्मूला ही काम में लेना है, लेकिन रट के करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे। चलो बेटा, कर ली नोट? चलो, प्रिंस, छवि, साथ दिए, अभिषेक, अरे बुझान दे। चलो बेटा, ये हमने बोला है एक्साइटेशन एनर्जी पूछे तो आपको क्या करना है, क्लियर है? चलो बच्चों, एक और लिखो, लिखो सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल। सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल। सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल। सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल लिख लिया? चलो बेटा इधर देखो, सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल का मतलब क्या है, तो सुनना इसकी डेफिनेशन क्या होती है, फिर फॉर्मूला क्या होता है, बाद की बात है। ओके, क्या कहेंगे बेटा, देखो, द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। मैंने क्या बोला है,
इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इक्वल टू सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया? क्लियर है? अब इसमें दो वर्डिंग आ रही है बेटा, देखो मीनिंग समझना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या फ्रॉम क्या बोला? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला है, इसका मतलब फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां होना चाहिए? अरे इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट में होना चाहिए। यस और नो? कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एनी एक्साइटेड स्टेट। एनी एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब किसी एक्साइटेड स्टेट से इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली सेपरेट करना है। तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन मतलब कौन सी सेल से सेपरेट करेंगे? फर्स्ट के अलावा बाकी किसी से भी। मैंने क्या बोला? फर्स्ट से सेपरेट करते तो ग्राउंड स्टेट बोलते हैं। यस और नो? लेकिन एनी एक्साइटेड स्टेट बोला है, मतलब सेकंड, थर्ड, फोर्थ, बाकी किसी से हटाकर इलेक्ट्रॉन को इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट में भेजना है, तो वो एनर्जी क्या होगी? सेपरेशन एनर्जी बोली जाएगी। समझ में आ गया? क्लियर है? कैसे बेटा समझना? देखो ये जैसे मान लो मैं डायग्राम बना रहा हूं समझने के लिए। ये मान लो आपका न्यूक्लियस है और ये इसके चारों तरफ क्या है बेटा? सेल और ऑर्बिट अपन बना रहे हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और ये आपकी लास्ट वाली इनफाइनाइट सेल और ऑर्बिट। क्लियर है? ठीक है। अब बच्चों समझने के लिए जैसे आपसे ये बोले सेपरेशन एनर्जी सेकंड वाली क्या होगी? SE2 मतलब क्या? सेकंड सेपरेशन एनर्जी। तो बच्चे को कॉन्सेप्ट ध्यान होना चाहिए। सेकंड सेपरेशन एनर्जी क्या होगी? सेपरेशन एनर्जी का मतलब है इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट मुझे करना है। मैंने क्या कहा? सेपरेशन एनर्जी सेकंड का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है। इसका मतलब पहले ये देखो, इलेक्ट्रॉन जब सेकंड एक्साइटेड स्टेट में होगा तो फाइनली कहां पर होगा? थर्ड में होगा या नहीं होगा? होगा। और उसे कंप्लीटली सेपरेट करना है, मतलब फाइनली मुझे कहां भेज देना है? इनफाइनाइट में भेज देना है। क्लियर है? तो कैसे करूंगा बेटा समझना इस चीज को। नॉर्मली अगर बात करें, हमें पता है इलेक्ट्रॉन फर्स्ट में है, अगर फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो मान लो क्या आ जाएगा? सेकंड में आ जाएगा। और मुझे सेकंड की बात करा तो सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो कहां आ जाएगा? थर्ड में आ जाएगा। यस और नो? अरे बात समझ में आई? फर्स्ट टाइम एक्साइट होगा तो कहां जाएगा बेटा? सेकंड में आ गया। सेकंड टाइम एक्साइट होगा तो कहां जाएगा? फाइनली थर्ड में आ जाएगा। अब मुझे कंप्लीटली सेपरेट करना है, मतलब थर्ड से मुझे फाइनली कहां भेजना है? उसे इनफाइनाइट में भेजना है। इसका मतलब ये बताओ, यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप होगा वो उसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोला जाएगा नहीं जाएगा? यस और नो? बोला जाएगा बेटा। इसका मतलब मैं क्या कह सकता हूं? सेकंड सेपरेशन एनर्जी का मतलब क्या है? इलेक्ट्रॉन को सेकंड एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है, मतलब इनफाइनाइट में भेज देना है। यस और नो? क्लियर है? इसका मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट होगी तो फाइनली इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? थर्ड में होगा। यस और नो? थर्ड में होगा। और उसे कहां भेजूंगा मैं? इनफाइनाइट में। इनफाइनाइट में भेजूंगा तो क्या करूंगा बेटा? ई इनफाइनाइट माइनस क्या करूंगा? ई थर्ड करूंगा। यस और नो? अरे करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बच्चों। ठीक है। वैसे ही ये जैसे मैंने सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोली है, अब हमें जरूरी है कि सेकंड सेपरेशन एनर्जी ही पूछे? फर्स्ट पूछ सकता है, सेकंड, थर्ड, कोई सी भी पूछता है। लेकिन एनवे नंबर की सेपरेशन एनर्जी अगर हमें पूछे, nth सेपरेशन एनर्जी यानी कोई सी भी हो, फर्स्ट और सेकंड, थर्ड कोई सी भी हो, तो वो अगर बोले कॉन्सेप्ट वही रहेगा, nth सेपरेशन एनर्जी। इसका मतलब इलेक्ट्रॉन को nth एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है, यानी इनफाइनाइट में भेजना है। nth एक्साइटेड स्टेट बोला है, इसका मतलब 8% इलेक्ट्रॉन कहां पर है? nth एक्साइटेड स्टेट बोले तो 8% इलेक्ट्रॉन कहां पर होगा? n+1 में। यस और नो? अरे nth टाइम अगर एक्साइट होगा तो 8%, फिलहाल तो इलेक्ट्रॉन कहां पर है बेटा? n+1 सेल में होगा। यस और नो? वेरी गुड। और हमें पता है कंप्लीटली सेपरेट करना है तो फाइनली इनफाइनाइट में चला जाएगा। इसका मतलब इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट की एनर्जी और n+1 की एनर्जी, इन दोनों का एनर्जी डिफरेंस करेंगे नहीं करेंगे? करेंगे बेटा। ओके, तो मैं लिख सकता हूं क्या? ई इनफाइनाइट माइनस क्या करूंगा? ई n+1। यस और नो? अरे बात समझ में आ रही है? क्लियर है? यही तो जैसे हमने यहाँ किया बेटा, क्या कि सेकंड सेपरेशन एनर्जी, तो इसका मतलब सेकंड टाइम एक्साइट होगा थर्ड में चला जाएगा, तो थर्ड से मुझे इनफाइनाइट में भेजना है, तो थर्ड और इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट की एनर्जी का डिफरेंस कर दूंगा, वो उसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोला जाएगा। क्लियर है? और हमें पता है बच्चों इनफाइनाइट सेल ऑर्बिट की एनर्जी कितनी होती है? 0। तो 0 माइनस क्या हो जाएगा? En+1। क्लियर है? तो फाइनली क्या लिखूंगा? nवे नंबर की सेपरेशन एनर्जी इक्वल टू माइनस क्या होगा? En+1। समझ में आ गया? यस और नो? इसका मतलब डायरेक्टली दिमाग में सेट रखना हो तो क्या होगा? nवे नंबर की सेपरेशन एनर्जी बोले क्या करना है बेटा? nवे नंबर की सेपरेशन एनर्जी बोले तो आपको क्या करना है? n+1 सेल की एनर्जी कैलकुलेट कर लो, इसका साइन अपोजिट कर देना, nवे नंबर की सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। यस और नो? जैसे मैंने कहा बेटा यहाँ पर ही देख लो, जैसे कोई दिक्कत नहीं है, ये 0 माइनस E3, तो क्या करूंगा? सेकंड सेपरेशन एनर्जी इसको क्या हो जाएगा? -E3 हो जाएगा। जैसे हाइड्रोजन एटम का अपन एग्जांपल ले
तो बोले सेकंड सेपरेशन एनर्जी क्या होगी, तो हमें पता है सेकंड टाइम एक्साइट होगा तब इलेक्ट्रॉन फाइनली किस में होगा, थर्ड में तो होगा। तो थर्ड सेल की एनर्जी कितनी होती है, -1.51, सीक्वेंस से याद है ना, -13.6, -3.4, -1.51, यस और नो। तो -1.5 है, ये कंप्लीटली सेपरेट कब होगा, जब इनफाइनाइट में चला जाएगा। इनफाइनाइट में जाएगा तो इसकी एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो -1.51 से मुझे एनर्जी 0 करनी है, वो कब करूंगा, जब उसे +1.51 एनर्जी दूंगा, यस और नो। तो थर्ड की एनर्जी थी -1.51, उसकी अपोजिट एनर्जी दे दो +1.51, आप दोगे तो वो कहां चला जाएगा, इनफाइनाइट में चला जाएगा। यही तो मैंने बोला है बेटा, अगर सेकंड सेपरेशन एनर्जी बोली है तो आपको क्या करना, सेकंड टाइम एक्साइट होगा मतलब थर्ड में चला जाएगा, यस और नो। वहां से कंप्लीटली सेपरेट करना मतलब क्या करोगे, थर्ड की जो एनर्जी है वो कैलकुलेट करके उसका साइन क्या कर देना, अपोजिट कर देना, आपके पास अपने आप सेकंड सेपरेशन एनर्जी आ जाएगी। समझ में आ गया, यस और नो, क्लियर है बेटा, कोई डाउट, कोई भी डाउट, कोई भी डाउट, कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई शंका, यस और नो। प्रिंस, छवि, विवो, अभिषेक, को डाउट बेटा, चलो डेफिनेशन लिखो इसकी, लिखो द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड for completely separation of electron, the energy which is required for completely separation of electron from any excited state. The energy which is required for completely separation of electron from any excited state. Clear है, called as separation energy. क्लियर बेटा, डायग्राम ना फॉर्मूला लिखो और एग्जाम्पल लिखो। चलिए, चलो बेटा, तो ये मैंने बात की 3 टाइप की एनर्जी आपको बताई है कि एक्साइटेशन एनर्जी, सेपरेशन एनर्जी या आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी। ओके, नॉर्मली टीचर क्या करते हैं बेटा, डायरेक्टली 3 फॉर्मूले लिखाते हैं बस कि इस पे क्वेश्चन आएंगे कर लेना। ओके, तो बच्चा रटता है तीनों क्वेश्चन पे न्यूमेरिकल से करने के लिए, लेकिन ध्यान रखना कंफ्यूज हो जाओगे, लेकिन कॉन्सेप्ट भी ध्यान होना चाहिए क्या होता है। ओके, तो फाइनली मुझे दिमाग में सेट क्या रखना बेटा, आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो क्या करना, -E1, यस और नो। किसी भी एलिमेंट के लिए अगर आयनाइजेशन एनर्जी बोले तो मुझे क्या करना है, उसके फर्स्ट सेल ऑर्बिट की एनर्जी कैलकुलेट करके साइन अपोजिट कर देना है, उसकी आयनाइजेशन एनर्जी आ जाएगी, यस और नो। क्लियर है बेटा, और क्या करेंगे, किसी भी एलिमेंट की एक्साइटेशन एनर्जी अगर हमें बोले तो क्या करना है, En+1 -E1 कर देना है, यस और नो। यानी जिस नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी पूछ रहा है क्या करना है, उसके उस एलिमेंट के लिए फर्स्ट सेल की एनर्जी और एक जिस नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी बोल रहा है उससे एक ज्यादा वाले सेल की एनर्जी कैलकुलेट करके फर्स्ट सेल की एनर्जी के साथ डिफरेंस कर देना है, उसके उस नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी आ जाएगी, यस और नो। क्लियर है, और किसी नंबर की सेपरेशन एनर्जी बोले
तो जिस नंबर की सेपरेशन एनर्जी बोल रहा है उससे एक ज्यादा वाले सेल की एनर्जी कैलकुलेट करके उसका साइन अपोजिट कर देना है। तरीका रीजन क्या है इसका मैंने आपको बताया है, समझ में आ गया बेटा? यस और नो? क्लियर है? यहां तक कोई डाउट? क्लियर है बेटा? तो ये खासकर ध्यान रखना न्यूमेरिकल्स में हमें क्या करना है, कैसे करना है। क्लियर है यहां तक? ओके चलो बेटा आगे बात करते हैं। बिल्कुल ठीक है, क्लियर है? बिल्कुल बेटा। चलो कितने हो गए? 12। क्या एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, क्या यहाँ पे दो सेम सी चीजें आई है। क्या आयनाइजेशन एनर्जी के लिए मैंने क्या बोला है? द एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड फॉर कंप्लीटली सेपरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम मिनिमम सेल और ऑर्बिट कॉल्ड एज आयनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? इलेक्ट्रॉन को मिनिमम सेल या ऑर्बिट ग्राउंड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है तो उसे तो क्या बोलते हैं? आयनाइजेशन एनर्जी। और इलेक्ट्रॉन को किसी एक्साइटेड स्टेट से कंप्लीटली सेपरेट करना है उसे बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया? दोनों में ही कंप्लीटली सेपरेट मुझे करना है, लेकिन एक में क्या करना है ग्राउंड स्टेट से, एक में क्या करना है किसी एक्साइटेड स्टेट से। क्लियर है बेटा? तो ध्यान रखना इसका मतलब क्या लिखेंगे, अगर ग्राउंड स्टेट है, क्या कहा बेटा मैंने, अगर ग्राउंड स्टेट से आपको बोला जा रहा है क्या कंप्लीटली सेपरेट, ग्राउंड स्टेट से अगर वो कंप्लीटली सेपरेट करने की बात कर रहा है तो इसे तो क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? क्लियर है? और अगर किसी एक्साइटेड स्टेट के रेस्पेक्ट में बात कर रहा है कि कोई एक्साइटेड स्टेट है, एक्साइटेड स्टेट से आपको क्या करना पड़ रहा है बेटा, अगर कंप्लीटली सेपरेट करना पड़ रहा है तो इसे क्या बोलेंगे सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया मैंने क्या बोला है? ग्राउंड स्टेट से अगर हमें कंप्लीटली सेपरेट करना है, कंप्लीटली सेपरेट देखते ही दिमाग में आना चाहिए, उसे इनफाइनाइट सेल में भेज देना। क्लियर है? उसे तो क्या बोलेंगे आयनाइजेशन एनर्जी। किसी एक्साइटेड स्टेट से अगर मुझे सेपरेट करना है तो क्या बोलेंगे उसे सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया? एक्साइटेड स्टेट बोल दिया, देखते दिमाग में आना चाहिए फर्स्ट सेल के अलावा कोई अदर सेल। समझ में आ गया? क्लियर है बेटा? यस और नो? ठीक है, तो ये जरूर ध्यान रखना। एक चीज और ध्यान रखना बच्चों, एक रिलेशन कभी डायरेक्टली कई बार पूछा जाता है। कैसे? मैं ये लिखूं जैसे एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, En+1 माइनस E1। यस और नो? अरे एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी क्या होगी बच्चों, एक ज्यादा वाली सेल की एनर्जी माइनस फर्स्ट सेल की एनर्जी, इन दोनों का डिफरेंस कर देंगे। आता नहीं आता? आता है बच्चों। एक चीज आपको ये भी ध्यान है बेटा, क्या E1 इक्वल टू क्या होगा, अगर माइनस कर दूं मैं, क्या कर दूं बच्चों, देखो अगर मैं आयनाइजेशन एनर्जी की बात करूं, क्या आयनाइजेशन इक्वल टू क्या होता है -E1। यस और नो? तो -E1 की जगह आयनाइजेशन एनर्जी कर सकता हूं नहीं कर सकता हूं? अरे कर सकता हूं। तो क्या लिखेंगे बेटा, एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी इक्वल टू क्या हो जाएगा En+1, और इसकी जगह क्या कर सकता हूं मैं आयनाइजेशन एनर्जी। यस और नो? अरे यस और नो? क्लियर है? तो यहां से अगर मैं बात करूं बेटा तो क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू, देखो एक्साइटेशन एनर्जी, और ये बताओ इसको इधर लेके आ सकता हूं नहीं आ सकता हूं, तो ये क्या हो जाएगा -En+1। यस और नो? अरे बोल सकते हैं बेटा? क्लियर है? ठीक है। और देखो बेटा माइनस, हमें पता सेपरेशन एनर्जी अगर मैं कैलकुलेट करूं एनवे नंबर की तो वो क्या होता है -En+1। यस और नो? कैसे हमने जो पढ़ा है उसको हम कोरिलेट कर रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? क्लियर है? तो देखो बेटा क्या करेंगे, आयनाइजेशन एनर्जी इक्वल टू मैं क्या कर सकता हूं एक्साइटेशन एनर्जी, ऐसा कैसा, और -En+1 को मैं क्या लिख सकता हूं सेपरेशन एनर्जी। यस और नो? कर सकते हैं बेटा? तो इक्वल टू क्या लिखूंगा सेपरेशन एनर्जी ऑफ एनवे नंबर की। समझ में आ गया? क्लियर है? तो इसको मैं क्या बोलूंगा यहां से लेकर यहां तक। समझ में आ गया? क्लियर है? ठीक है बेटा। या फिर डायरेक्टली करना चाहो तो क्या करोगे, आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी एक्साइटेशन एनर्जी प्लस सेपरेशन एनर्जी। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है बेटा? ये जरूर ध्यान रखना। ओके, आपसे डायरेक्टली रिलेशन पूछे कौन सा किसके इक्वल होता है, कौन से कैसे करना। ओके, आप इसे प्रूव भी कर सकते हो। कैसे बेटा, ये जैसे न्यूक्लियस है, इसके रेस्पेक्ट में अगर मैं बात करूं बच्चों, ये कई सारे सेल या ऑर्बिट मैंने बनाए हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड, और ये इनफाइनाइट। क्लियर है? जैसे अगर हमें बोले क्या एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी, एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी, तो ये बताओ बच्चों एनवे नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी है तो इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां से कहां होगा, अरे मिनिमम सेल ऑर्बिट से, मिनिमम सेल ऑर्बिट से मान लो यहां से लेकर यहां आ गया बेटा, यहां से लेकर यहां आ गया, इसको तो मैं क्या बोलूंगा, अरे यहां से यहां आना, ये तो क्या है एक्साइटेशन एनर्जी है। यस और नो? है या नहीं है? है बच्चों? मुझे पता है जैसे सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी की बात करूं तो ये बताओ इलेक्ट्रॉन फाइनली कहां होगा,
अरे थर्ड में होगा नहीं होगा, होगा। अब मैं बात करूं सेकंड सेपरेशन एनर्जी, सेकंड सेपरेशन एनर्जी की बात करूं, इसका मतलब सेकंड एक्साइटेड स्टेट से सेपरेट करना है, कंप्लीटली सेपरेट करूं मतलब थर्ड से करूंगा, यहां से यहां सेपरेट करने के लिए ये इसकी सेकंड सेपरेशन एनर्जी होगी या नहीं होगी, यस और नो। इसका मतलब यहां से यहां तक की बात करूं, फर्स्ट से थर्ड तक बीच का एनर्जी गैप भी है तो सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी हो गई, और थर्ड और इनफाइनाइट सेल का एनर्जी गैप अगर मैं देखूं तो वो सेकंड सेपरेशन एनर्जी हो गया, और फर्स्ट से इनफाइनाइट का डायरेक्ट एनर्जी गैप अगर मैं देखूं तो इसको मैं आयनाइजेशन एनर्जी बोल सकता हूं या नहीं बोल सकता हूं, यस और नो। यही तो मैंने बोला है, तो यहां मैं कर सकता हूं क्या क्या आयनाइजेशन एनर्जी, यहां आप देख सकते हो एक्साइटेशन एनर्जी सेकंड प्लस क्या हो जाएगा सेपरेशन एनर्जी सेकंड, यस और नो। यहां से यहां तक का एनर्जी गैप प्लस यहां से यहां तक का एनर्जी गैप, यहां से यहां तक का एनर्जी गैप है, इसको मैं क्या बोलूंगा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी, यहां से यहां तक का जो एनर्जी गैप है इसको क्या बोलूंगा सेकंड सेपरेशन एनर्जी, यस और नो। और यहां से यहां तक के डायरेक्टली गैप को मैं क्या बोलूंगा आयनाइजेशन एनर्जी, यही तो हमने लिखा है। जिस नंबर की एक्साइटेशन एनर्जी ले रहे हो उसी नंबर की सेपरेशन एनर्जी अगर लोगे तो दोनों का सम क्या होगा आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल होगा, यस और नो। क्लियर है, आप देख सकते हो बेटा सेकंड एक्साइटेशन एनर्जी है प्लस सेकंड ही सेपरेशन एनर्जी है, दोनों का सम क्या हो जाएगा टोटल आयनाइजेशन एनर्जी के इक्वल हो जाएगा। समझ में आ गया, क्लियर है, कोई डाउट यहां तक, नोट करो फटाफट। क्लियर है प्रिंस, वेरी गुड। अभिषेक छवि कोई दिक्कत है बेटा? वीवो रेहान रिप्लाई करो बेटा, खाली मोबाइल ऑन करके बैठने से समझ में नहीं आएगा, कोई चीज समझ में नहीं आई दोबारा पूछ सकते हो, दोबारा क्या 3 बार 4 बार पूछ सकते हो बेटा, कोई टेंशन नहीं है, लेकिन रिप्लाई करते रहो, यस और नो, समझ में आया नहीं आया पता चले कौन सी चीज दोबारा बतानी है, कौन सी चीज में आगे हमें बढ़ना है। वेरी गुड। हाँ थोड़ा सा आगे का पोर्शन है बेटा, बीच में से रनिंग क्लास चल रही है, थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी मानता हूं, लेकिन रेगुलरली क्लास अटेंड करोगे, पीछे के लेक्चर देखोगे तो बहुत इजी हो जाएगा, ठीक है। नो डाउट सर, कर लिया है छवि, वेरी गुड, ठीक है बेटा जान दे। चलो तो ये बच्चों देखो बोर मॉडल की जैसे कई सारी एप्लीकेशंस मैंने करवाई है, बोर मॉडल क्या होता है इसकी एप्लीकेशंस करवाई, फिर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी मैंने बताया, क्योंकि एक डेफिनेशन रटना, उस पर 4 फॉर्मूले रटना, उससे कभी कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं। सर पीछे के लेक्चर्स कहाँ है? पीछे के लेक्चर्स बेटा इनफाइनाइट अकेडमी सीकर नाम से अपना यूट्यूब चैनल अपलोड सर्च करोगे, उस पर सारे अपलोड है बेटा, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर आप देखोगे उसमें सारे अपलोड है, ओके ये ध्यान रखना, उस पे सारे अपलोड है बेटा, कर देख लेना, कोई दिक्कत नहीं है, कहीं भी कोई दिक्कत हो तो। चलो बेटा बात करते हैं, हेडिंग लिखो ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल, लिखो
ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल। ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल्स। बेटा सेपरेशन, हाँ उसी को बोलते हैं सेपरेशन एनर्जी और सेपरेशन पोटेंशियल। ठीक है, हेडिंग लिखो ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल्स। देखो बेटा बोर मॉडल पे अपना लास्ट कॉन्सेप्ट है, ड्रॉबैक ऑफ बोर मॉडल पढ़ेंगे, उसके बाद इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपन नेक्स्ट लेक्चर में। ओके चलो कैसे होता है क्या होता है। पहली बात तो बच्चा कहेगा सर ड्रॉबैक, ड्रॉबैक का मतलब होता है कमी। सर इसमें भी कमी है क्या? मैंने क्या कहा था कि सर इतने अच्छे से हमने पढ़ा है, अच्छे से बोर ने समझाया था, सब कुछ कर दिया, फिर भी कमी रह गई क्या? तो मैंने क्या कहा बेटा कमी सब में है, आप में, मुझ में, शाहरुख खान में भी है। तो वही बात है, कोई ना कोई कमी जरूर है और उसी के अकॉर्डिंग बच्चों देखो आगे जो कुछ कमियां मिली वो इसका ड्रॉबैक बोला गया। ओके सबसे पहली बात तो देखो बेटा बोर वैसे तो बहुत खतरनाक आदमी थे, फिर भी कोई ना कोई कमी निकालने वाले निकाल लेते, निकालने वाले तो भगवान में भी निकाल लेते कमी। अरे होता नहीं होता? होता बेटा। तो देखो नॉर्मली क्या होगा, कई सारे साइंटिस्ट ने पूछा, साइंटिस्ट ने क्या पूछा कि सर ये बताइए, ये मान लो न्यूक्लियस है, इसके चारों तरफ का एरिया सेल और ऑर्बिट है, क्लियर है। आगे के एटम्स के बारे में पता चला जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है, तो सीधी सी बात है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा है तो क्या होगा, जैसे मान लो फर्स्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड में मान लो कई सारे इलेक्ट्रॉन है, फिर मान लो थर्ड में भी कई सारे इलेक्ट्रॉन है, यस और नो। ठीक है, बोर्ड से बोला गया सर आपने कहा था क्या कि एक सेल या ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है, डेफिनिट होती है, फिक्स होती है, यस और नो, क्लियर है। तो इससे क्या पूछा कि सर इसका मतलब ये बताइए अगर मान लो इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो हमें पता है सेम चार्ज होने की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, अरे एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे, एक दूसरे पे फोर्स लगाएंगे तो क्या होगा, आपस में एनर्जी लॉस करेंगे नहीं करेंगे। मैं इस पे फोर्स लगा रहा हूं तो मैं एनर्जी लॉस करूंगा नहीं करूंगा, करूंगा बेटा। यही बात इससे पूछी गई क्या कि सर आपने कहा कि ईच सेल और ऑर्बिट के रेस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होगी, फिक्स होगी, क्लियर है। लेकिन जब एक्चुअल में क्या होता है एटम के अंदर कई सारे इलेक्ट्रॉन है तो सेम चार्ज की वजह से एक दूसरे को रिपेल करेंगे नहीं करेंगे, एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स अप्लाई करेंगे, तो हमें पता है रिपल्सन फोर्स अप्लाई करने की वजह से उनका एनर्जी लॉस होगा नहीं होगा, एनर्जी लॉस होगा। तो सर अगर एनर्जी लॉस होगा तो एनर्जी फिक्स कैसे रह गई, समझ में आया। एनर्जी अगर लॉस हो रहा है तो एनर्जी फिक्स कैसे रह सकती है, लेकिन ये तो बोर थे। ओके बोर ने क्या कहा, ये लो बेटा आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन, बोर ने क्या कहा, ये लो अब सॉल्यूशन हो गया। बोर ने क्या, बोर तो खतरनाक आदमी थे, जब इसने मैक्सवेल की नहीं चलनी थी तो इनको समझेगा क्या ये। बोर ने क्या कहा, अब बताओ कोई रिपल्सन फोर्स है क्या, साइंटिस्ट ने कहा नहीं है, तो बोले अब भाग जाओ, समझ में आ गए, अब मेरे को दिखाई मत देना, यहाँ से गोली हो जाओ। बात समझ में आ रही है क्या। तो मैं कहने का मतलब है बोर ने क्या कहा कि ठीक है आपको ये लगता है क्या कि कई सारे इलेक्ट्रॉन होंगे तो रिपल्सन फोर्स लगेगा, एनर्जी लॉस होगा, तो एनर्जी डेफिनेट नहीं रह सकती। ये लो एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, एक इलेक्ट्रॉन ले लिया, आपको रिपल्सन का लफड़ा है क्या, अरे आपको रिपल्सन का लफड़ा है क्या, नो बेटा को रिपेल करने वाला है ही नहीं, रिपल्सन का लफड़ा नहीं है। एनर्जी लॉस का लफड़ा है क्या, नो, तो एनर्जी डेफिनेट रह सकती नहीं रह सकती, रह सकती है, समझ में आ गया। तो कहने का मतलब क्या है बच्चों, बोर ने क्या कहा, यानी मेरा जो मॉडल है, मैंने कब कहा हर किसी के लिए अप्लाई करो, मेरा मॉडल आप उस एटम, उस एलिमेंट, उस स्पीसीज के लिए अप्लाई कर सकते हो जिसमें क्या हो, एक ही इलेक्ट्रॉन हो, समझ में आ गया। एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो कोई अट्रैक्शन रिपल्सन का लफड़ा ही नहीं रहेगा, कोई एनर्जी लॉस वाली कोई बात ही नहीं होगी, समझ में आ गया। तो इलेक्ट्रॉन की या सेल ऑर्बिट की एनर्जी डेफिनेट रह सकती है। तो पहला ड्रॉबैक तो क्या बेटा, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, समझ में आ गया। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑप्शन दे देगा बोर मॉडल किसके लिए एप्लीकेबल होगा, तो उसके लिए एप्लीकेबल होगा जिसमें क्या हो, एक इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो, समझ में आ गया, क्लियर है। ओके लिखो बेटा ड्रॉबैक में सबसे पहला देखो बोर मॉडल, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल, बोर मॉडल इज एप्लीकेबल ओनली फॉर, Bohr model is applicable only for single electronic species. Bohr model is applicable only for single electronic species. Bohr model is applicable only for single electronic species. Okay? For example, जैसे बेटा अपन ये लिखे, ये बताओ मैंने only हाइड्रोजन लिखा है, इसमें इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1, क्लियर है। इसके लिए हो सकता है जैसे मैं ये लिखूं बेटा
He प्लस, अरे ओनली हीलियम होता है एटॉमिक नंबर 2, तो इलेक्ट्रॉन कितने 2, लेकिन He प्लस बोल दिया मतलब 2 में से एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, एक ही बच गया ना, क्लियर है। या फिर जैसे मैं बोलूं बेटा Li प्लस 2, यस और नो, ओनली लिथियम होता 3 इलेक्ट्रॉन होते लेकिन प्लस 2 बोला है मतलब 2 लॉस कर दिया, कितना बच गया, एक ही बच गया, क्लियर है। या फिर जैसे अपन बोले बेटा Be प्लस 3, हमें पता है टोटल बेरिलियम में 4 इलेक्ट्रॉन होते, प्लस 3 बोला है मतलब 3 इलेक्ट्रॉन का लॉस कर दिया, एक ही तो बच गया। तो ध्यान रखना अगर आपको ये एग्जांपल दे रहा है हीलियम लिथियम बेरिलियम के, तो आयन की फॉर्म में देगा, और उस कंडीशन में आयन देगा जब एक ही इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो। किसी एग्जांपल में किसी ऑप्शन में अगर एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है उसके लिए बोर मॉडल एप्लीकेबल नहीं होगा, आपको वो ऑप्शन चूज करना है, ठीक है। किस में एप्लीकेबल होगा किस में नहीं होगा, 4 में से एक ऑप्शन चूज करना है। तो ध्यान रखना जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है उसके लिए एप्लीकेबल होगा, बाकी के लिए एप्लीकेबल नहीं होगा बेटा, क्लियर है। चलो बेटा एक चीज और ध्यान रखना, नॉर्मली हमने देखा था कई सारे मॉडल्स हमने सीक्वेंस से लिखे थे कि स्टार्टिंग में 4 होते हैं क्लासिकल मॉडल, लास्ट का क्वांटम मॉडल होता है बेटा कौन सा, मॉडर्न मॉडल, याद है ना। लेकिन ये एक्चुअल में क्या था, ये क्लासिकल मॉडल तो था, फिर भी इसने क्वांटम मॉडल को इंक्लूड किया, यानी एनर्जी का कॉन्सेप्ट इंक्लूड किया, इतनी एनर्जी गेन करेगा इलेक्ट्रॉन, इतनी लॉस करेगा, यहां से वहां चला जाएगा, वहां से यहां चला जाएगा। तो इसने क्वांटम मॉडल को इंक्लूड करने का बेसिस क्या था, रीजन क्या था, इस बारे में इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, क्लियर है। तो मेरा स्टेटमेंट क्या है, जब साइंटिस्ट ने भी पूछा कि आपने सर क्यों यूज किया है एनर्जी के कॉन्सेप्ट को, क्यों यूज किया, तो इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, तो क्या कहेंगे, दिस इज ए क्लासिकल मॉडल, ओके, ये पुराना मॉडल है हमारे टाइम का, याद है ना। दिस इज ए क्लासिकल मॉडल इन विच क्वांटम थ्योरी इंक्लूडेड विदाउट एनी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, आ गया समझ में। ये एक क्लासिकल मॉडल है जिसमें क्वांटम थ्योरी को बिना किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट, बिना कोई रीजन के इन्होंने इंक्लूड कर लिया, रीजन नहीं बताया इसका कि मैं क्यों कर रहा हूं, समझ में आ गया, क्लियर है। लिखो बेटा, लिखो दिस इज ए क्लासिकल मॉडल, नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो दिस इज ए क्लासिकल मॉडल, this is a classical model in which this is a classical model in which quantum theory, this is a classical model in which quantum theory included, this is a classical model in which quantum theory included without any theoretical concept, this is a classical model in which quantum theory included without any theoretical concept, यह एक क्लासिकल मॉडल है जिसमें बिना किसी थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट के क्वांटम थ्योरी को इंक्लूड किया गया, क्लियर है, अरे ठीक है, यस और नो, ठीक है बेटा यहां तक। चलो एक और देखते हैं बेटा, आपको याद है इन्होंने क्या किया था, जैसे मान लो इन्होंने बोर मॉडल में कॉन्सेप्ट बताए थे, उसमें एक पॉइंट आया था, आपको याद अपने कहा था, क्या कहा प्रिंस, क्या लिखा है, देखो वो तो अपने क्या कहा था, समझना इस चीज को, अपने क्या बोला था इसके कॉन्सेप्ट में, देखेंगे बेटा क्या बोल रहा है, एक बार ये पॉइंट देखना। आपको याद है बोर मॉडल के कॉन्सेप्ट जब अपन लिख रहे थे तो अपन ने क्या कहा था, अपन ने ये बोला था क्या, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा जिसका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, NH/2π होता है, यस और नो। अरे J = mvr = अपन ने ये लिखा था या नहीं लिखा था, यस और नो, लिखा था बेटा। मैंने क्या कहा था, इन्होंने क्या बोला, इलेक्ट्रॉन उन्हीं सेल या ऑर्बिट में रिवॉल्विंग करेगा जिनका एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, h/2π का इंटीजर मल्टीपल होता है या NH/2π होता है, यस और नो। ऐसा होता क्यों है, इस बात के बारे में इन्होंने कुछ भी आइडिया नहीं दिया था, समझ में आ गया, कुछ भी इन्होंने नहीं बताया था, ओके ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट लिखो, लिखो वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, छवि प्रिंस का है क्या, प्रिंस का है, छवि का है, बिल्कुल बेटा बात करते हैं। चलो अपन ने क्या कहा, वाई द, नेक्स्ट स्टेटमेंट को, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज NH/2π, वाई द एंगुलर मोमेंटम ऑफ रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इज NH/2π, why the angular momentum of revolving electron around the nucleus is NH/2π, this model, कोमल का लिखो, this model does not explain to it, this model does not explain to it, आ गया समझ में। न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्विंग करते हुए इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम NH/2π क्यों होगा, इस मॉडल
ये मॉडल इस बात को भी एक्सप्लेन नहीं कर पाया, इनके बारे में कोई इन्होंने एक्सप्लेनेशन नहीं दिया कि ऐसा क्यों होगा। क्लियर है, बस अपना स्टेटमेंट दे दिया, अपना कॉन्सेप्ट दे दिया, लेकिन इसको प्रूफ नहीं कर पाए। ओके चलो बेटा, जैसे प्रिंस का क्या क्वेश्चन है, सर इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर फोर्स लगाएंगे तो एक दूसरे को ऑर्बिट से बाहर कर देना चाहिए ना। मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं तो ये बताओ इस वॉल को गिरा दूंगा क्या? यस और नो? प्रिंस बात समझ में आई बेटा? मैं इस वॉल पे फोर्स लगा रहा हूं तो इस वॉल को गिरा दूंगा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे पास इतनी एनर्जी नहीं है। समझ में आ गया? क्लियर है? यही बात है बेटा। ओके, एक्चुअल में क्या, इलेक्ट्रॉन एक दूसरे पर रिपल्सन फोर्स तो लगाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन के पास इतनी एनर्जी नहीं होती कि एक दूसरे को वो सेल के बाहर ही ट्रांसफर कर दे। समझ में आ गया? थोड़ा बहुत नेग्लिजिबल फोर्स लगाते हैं, और नेग्लिजिबल फोर्स की वजह से जो एनर्जी लॉस होता है वो भी नेग्लिजिबल होता है। समझ में आ गया? इतना मतलब बहुत ज्यादा लॉस भी नहीं होता कि एक दूसरे को क्या करे, अपनी एनर्जी दूसरे को ट्रांसफर सारी कर दे। कोलिजन नहीं कर रहे, खाली रिपेल कर रहे हैं। रिपेल में कभी टोटल या ज्यादा एनर्जी ट्रांसफर या लॉस नहीं होता बेटा, ये ध्यान रखना। समझ में आ गया? बस इसका ड्रॉबैक तो इसलिए बोला गया, साइंटिस्ट ने जैसे कहा था, आपने कहा फिक्स होती है, डेफिनेट होती है, जबकि माइनर चेंजेस तो जरूर होना चाहिए रिपल्सन से। तो इन्होंने कहा एक से ज्यादा होंगे तो पॉसिबल है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन के लिए बात करेंगे तो कोई रिपल्सन का लफड़ा ही नहीं है। समझ में आ गया? प्रिंस सभी मैंने क्या बोला, तो ज्यादा क्या होगा बेटा, ज्यादा फोर्स लगेगा तो नो डाउट क्या करेंगे, बाहर ट्रांसफर कर सकते हैं, लेकिन ये क्या होता है, बहुत कम लगने वाला फोर्स होता है। समझ में आ गया? यस और नो? क्लियर है यहाँ तक? कोई डाउट? यस और नो? चलो बेटा, तो ये ध्यान रखना, नेक्स्ट लेक्चर में इसे कंटिन्यू करके बेटा इसके क्वेश्चन स्टार्ट कर देंगे अपन। ओके, बोर मॉडल के न्यूमेरिकल्स आप अभी मत करना, कल वाले लेक्चर के बाद इसके न्यूमेरिकल सोल्व करना स्टार्ट कर देना। आज आपको क्या करना है, जिस बच्चे ने पीछे के लेक्चर्स नहीं देखे हैं यूट्यूब चैनल पर सारे देखने हैं, इनफाइनाइट एकेडमी सिक्का नाम से यूट्यूब चैनल पर। क्लियर? जिस बच्चे ने क्लास अटेंड की है उसको बोर मॉडल तो सारा पढ़ गया, आना ही आना नेक्स्ट लेक्चर में, क्योंकि बोर मॉडल काफी लेंदी था बेटा। एक एक चीज मैंने बताई है, नेक्स्ट लेक्चर में इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, घुमा फिरा कितने क्वेश्चन कर सकता है, अगले 2-3 दिन क्वेश्चन ही क्वेश्चन करेंगे। अब आ गया समझ में? वही एक फॉर्मूला लिखा के सीधे 2 क्वेश्चन करवा देता, आप खाली रटते, लेकिन पहले मैंने कॉन्सेप्ट बताए हैं, अब घुमा फिरा के कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकता है वो डिस्कस करेंगे। समझ में आ गया बेटा? तो जिस बच्चे ने रेगुलर क्लास अटेंड करी है वो पूरा चैप्टर नहीं रिवाइज करके आए तो बोर मॉडल तो जहां हेडिंग लगाई थी बोर मॉडल वो तो जरूर पढ़ के आए, 2-3 लेक्चर का काम। क्लियर है? जिस बच्चे ने नहीं की, ध्यान पूरा लेक्चर यूट्यूब पे देखना, पीछे के सारे बेटा। समझ में आ गया? यहाँ तक के आगे के मैं करवा दूंगा, वो मेरी टेंशन है। फिर भी कोई डाउट हो कॉल मैसेज करके पूछ लेना बेटा। क्लियर है? अभी फिजिक्स की क्लास स्टार्ट करेंगे आपकी, बाकी बात करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, बाय बेटा।